नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार और वर्ण विचार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वर्ण विचार और प्रश्नोत्तरी हिंदी, तो आज के इस वीडियो में आप वर्ण विचार को जीरो लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक बिल्कुल जो प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को जानेंगे। तो आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि वह छोटी सी छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े ना किए जा सके उसे कहते हैं। यानी कि वह छोटी सी छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े ना हो उसे क्या कहते हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि शब्द कहते हैं, विकल्प बी वर्ण कहते हैं, विकल्प सी वाक्य कहते हैं या फिर विकल्प डी उसे मात्रा कहते हैं। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 1 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन है और बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी वर्ण इज राइट आंसर। देखिए बच्चों, वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं होते हैं ना, वो क्या है? बिल्कुल वर्ण है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है, ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल आपका प्रश्न था कि वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिससे खंड टुकड़े ना हो, विकल्प बी वर्ण इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं। अब भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछा जा रहा है, किसे कहते हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि ध्वनि को कहते हैं, विकल्प बी अक्षर को कहते हैं, विकल्प सी वर्ण को कहते हैं या फिर विकल्प डी वाक्य को कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आप सबके स्क्रीन पर स्टार लगाइए और इसका जवाब दीजिए, है ना। और ये ऐसा प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई है ना, उसे विकल्प सी वर्ण कहते हैं, है ना। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई भी है, ध्यान में रखिएगा। बात करें विकल्प या ध्वनि की, तो ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है, सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। वाक्य की बात अगर करते हैं तो वाक्य भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। सार्थक क्या आप कह सकते हैं, भावात्मक इकाई है ना। और सबसे छोटी भाषा की इकाई जो होती है सार्थक इकाई शब्द है, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो निश्चित रूप से अगर शब्द आ जाए तो शब्द जो है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है, वाक्य भाषा की सबसे छोटी भावात्मक इकाई है और बिल्कुल वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो छोटी इकाई वर्ण, लिखित छोटी इकाई वर्ण, सार्थक इकाई शब्द और भावात्मक इकाई वाक्य है भाषा की सबसे छोटी, ये ध्यान में रखिएगा। कहीं इसे अपनी नोटबुक में आप दर्ज कर लीजिएगा। तो फिलहाल आप सबका जो प्रश्न था कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, विकल्प सी वर्ण इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि शब्द कहते हैं, विकल्प बी वर्ण कहते हैं, विकल्प सी वाक्य कहते हैं या फिर विकल्प डी वर्णमाला कहते हैं। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, वर्णमाला इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है ना, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्ण होते हैं ना, तो वर्णों की एक माला बन जाती है, तो माला फाल वर्णमाला ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 3 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 है कि प्रत्येक स्वर के उच्चारण में जो थोड़ा सा समय लगता है उसको क्या कहते हैं। आपने देखा होगा जब स्वर का उच्चारण आप करते हैं ना, थोड़ा समय लगता है, उस समय को क्या कहते हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि वर्ण कहते हैं, विकल्प बी शब्द कहते हैं, विकल्प सी मात्रा कहते हैं या फिर विकल्प डी वाक्य कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न आप सबका और उतना ही लाजवाब जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, मात्रा इज राइट आंसर, है ना। जो स्वर वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो स्वर वर्ण के उच्चारण करने में, बोलने में जो समय लगता है उसी को मात्रा कहते हैं और मात्रा के आधार पर स्वर आप जान ही रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 4 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्न में वर्ण के कितने भेद हैं। अब वर्ण की बात आ गई, वर्ण के कितने भेद हैं। विकल्प कह रहे हैं कि वर्ण के 5 भेद हैं, विकल्प बी 3 भेद हैं, विकल्प सी 2 भेद हैं या फिर विकल्प डी 8 भेद हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब फौरन आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। वर्ण के 2 भेद हैं, है ना, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 6 है कि जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना रुकावट या बाधा के हो उसे क्या कहते हैं, है ना। बिल्कुल बहुत प्यारा सा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और आई थिंक कि एक बार पीजीटी में पूछा गया है, एक बार केबीएस में पूछा गया है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान में रखिएगा।
अब यह है कि भाषा का स्वरूप थोड़ा सा बदल देता है ना। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना रुकावट के या बाधा के हो उसे क्या कहते हैं? विकल्प ए कह रहे हैं कि व्यंजन वर्ण कहते हैं, विकल्प बी स्वर वर्ण कहते हैं, विकल्प सी शब्द कहते हैं, या फिर विकल्प डी वाक कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी रुकावट या बाधा के हो उसको कहते हैं विकल्प बी स्वर, है ना। देखिए जो स्वर का उच्चारण होता है ना बिना स्वतंत्र रूप से होता है। अब स्वतंत्र रूप से होगा तो किसी बाधा किसी रुकावट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 6 का विकल्प बी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 7 है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में बाधा या रुकावट उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, है ना। यानी कि स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण नहीं होता है वो वर्ण कौन से होते हैं? विकल्प ए कह रहे हैं कि स्वर, विकल्प बी व्यंजन, विकल्प सी मात्रा, या फिर विकल्प डी शब्द। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, व्यंजन इज राइट आंसर, है ना। स्वर का उच्चारण बिना किसी बाधा के उत्पन्न होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन व्यंजन का जो उच्चारण होता है ना बाधा रहित होता है, उसके उच्चारण में बाधा या रुकावट आती है, यानी कि स्वतंत्र रूप से उसका उच्चारण नहीं हो पाता है। और जब आप उसका उच्चारण करते हैं तो किसी स्वर की सहायता लेते हैं, है ना। ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी प्रश्न यहाँ से इस तरह से भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी होती है? तो व्यंजन वर्णों का जो उच्चारण होता है ना उसके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, या स्वर की सहायता से उच्चारण किया जाता है किसका? व्यंजन का। ठीक है ना। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 7 का विकल्प बी व्यंजन वर्ण इज राइट आंसर, है ना। प्रत्येक दिन सुबह आपको सुबह 7 बजे आपको हिंदी साहित्य की क्लास मिलेगी और प्रत्येक दिन शाम को 3:40 पर आपको हिंदी व्याकरण की क्लास बिल्कुल लगातार मिलेगी। तो आप सबसे आग्रह है कि आप सब दोनों क्लासों में जुड़िए, सुबह 7 बजे और शाम को 3:40 पर। प्रश्न संख्या 8 है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, यानी कि हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? विकल्प ए कह रहे हैं कि 33 वर्ण है, विकल्प बी 11 वर्ण है, विकल्प सी 52, या फिर विकल्प डी 44। तो प्रश्न संख्या 8 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और इस प्रश्न पर बिल्कुल स्टार लगा लीजिए और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको भी आप लोग अपनी नोटबुक में दर्ज करते जाएं। तो जो नए भाई बहन हैं बिल्कुल वो लोग नोट बनाते चलें और जो पुराने भाई बहन हैं वो अपनी तैयारी को जांचते परखते भी चलें, है ना। आप सबकी विशेष मांग है कि सर जो भी टॉपिक आप ले आए उस टॉपिक से संबंधित कुछ तथ्य को, है ना, कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी आप व्याख्यात करते चलें। तो बिल्कुल व्याख्यात करते चल रहा हूँ, है ना। बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। स्वर 11 होते हैं, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो हिंदी में स्वरों की संख्या है 11, ध्यान में रखिएगा। व्यंजन 33 है, ध्यान में रखिएगा। कुल वर्ण कितने हैं? 52। अब मूल अगर देखा जाए मूल वर्ण कितने हैं तो हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण जो होते हैं वो 44 ही हैं, है ना। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। फिलहाल प्रश्न संख्या 8 का विकल्प बी स्वरों की संख्या 11 इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 है उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, यानी कि देखिए स्वर के भेद की बात की जा रही है तो उच्चारण स्थान के आधार पर उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? विकल्प ए कहने कि 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 4, या फिर विकल्प डी 5। तो प्रश्न संख्या 9 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और इस प्रश्न पर ढेर सारे भाई बहन इधर उधर भटक रहे हैं। बिल्कुल आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, सही जवाब आप दीजिए। और आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 3 है ना। देखिए जब आप उच्चारण के आधार पर स्वर का भेद करेंगे ना तो उच्चारण के आधार पर स्वर के जो भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। बात करें प्लुत स्वर का तो हिंदी में प्लुत स्वर का जो है प्रयोग नहीं होता है और प्लुत का अर्थ होता है उछलता हुआ, है ना। जैसे आप कहते हैं ना इसमें एक मात्रा यानी कि 1 गुना टाइम लगता है, 1 मात्रा का समय लगता है तो ह्रस्व होता है। 2 मात्रा का समय लगता है यानी कि ह्रस्व से 2 गुना समय लगे तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और 3 गुना समय लगे तो उसे क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। जैसे एक शब्द आता ओम, है ना। और ये प्रश्न अभी हाल ही में सीटेट का पेपर हुआ था तो एक बच्चा मुझे बता रहा था कि सर स्वर के भेद उसमें पूछा गया था उच्चारण के आधार पर। तो आप लोग जो लोग दिए होंगे जानते होंगे तो उसमें प्लुत भी आया था, ठीक है ना। ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत, ठीक है ना। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 9 के विकल्प सी को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्न में से ह्रस्व स्वर किस विकल्प में है? विकल्प ये कह रहे हैं कि आ ई उ ह्रस्व स्वर है, विकल्प बी ए ऐ ओ औ है, विकल्प सी आ ई उ री है, या फिर विकल्प डी अंग और आ है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 10 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। आ ई उ री, है ना, यही मूल स्वर हैं और यही ह्रस्व स्वर हैं। बात करें आ ई उ दीर्घ, दीर्घ आ दीर्घ ई, ये तो दीर्घ स्वर है। ए ऐ ओ औ की बात करते हैं तो संयुक्त स्वर है, ध्यान में रखिएगा।
और अंग आ की बात करते हैं तो भैया दोनों क्या आयोगवाह हैं, जिनमें अंग क्या है, एक अनुसार है और दूसरा विसर्ग है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल प्रश्न संख्या 10 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 है कि निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है। अब जो विकल्प असंगत है उसको आपको चयनित करना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि आ ई उरी ह्रस्व स्वर है। विकल्प बी आ दीर्घ ई दीर्घ उ दीर्घ स्वर है। विकल्प सी ए ऐ ओ औ संयुक्त स्वर है। और विकल्प डी अंग और आह प्लस स्वर है। तो कह रहे हैं कौन एक असंगत है। जो असंगत है उसी को बिल्कुल आपको विकल्प के रूप में चयनित करना है। और आप सब बिल्कुल बड़े तन्मयता के साथ, बड़े अनुशासन के साथ नियमित रूप से वीडियो में बने हुए हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और आप सबका जवाब भी आ गया, इस विकल्प डी को ला किया जाए। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बहुत बेहतरीन जवाब है और आप सबकी तैयारी बहुत उत्कृष्ट है ना। देखिए बात करें अंग और आ, अभी आपने देखा कि अंग और आ तो आयोगवाह है, ये प्लस स्वर नहीं है। प्लस स्वर तो ओम होता है, ओम जिसका 3 गुना लगे। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि प्रश्न संख्या 11 का विकल्प डी जो है ये असंगत है। प्रश्न संख्या 12 है कि ओठ के आधार पर स्वर के भेद हैं, यानी कि ओठ के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। विकल्प कह रहे हैं कि आवृत्ताकार एवं वृत्ताकार। विकल्प बी अनुनासिक और निरनुनासिक। विकल्प सी है अग्रपश्य और मध्य स्वर होता है। विकल्प डी है विवृत अर्धविवृत समृत और अर्धविवृत होता है। तो कह रहे हैं कि ओठ के आधार पर कौन सा स्वर का एक भेद है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 12 का जवाब दीजिए। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प ए को लाग किया जाए, आवृत्ताकार और वृत्ताकार, है ना। देखिए जब ओठ से आप स्वर का उच्चारण करेंगे ना तो ओठ गोल हो जाता है, कभी कभी वृत्ताकार होता है और कभी कभी आवृत्ताकार होता है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और बिल्कुल ओठ के आधार पर अगर आपसे कोई पूछ ले तो 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ता आवृत्ता। ठीक है, चलिए बात करें अनुनासिक निर्नासिक की बात अगर किया जाए तो अनुनासिक और निर्नासिक को देखा जाता है तो उच्चारण के स्थान के आधार पर ही है। ठीक है ना। अग्रपश्य की बात करते हैं तो ये जीभ के आधार पर, जीवा के आधार पर है। और विवृत विवृत अर्धविवृत समृत और समृत की बात की जाए तो भैया ये मुख आकृति के आधार पर स्वर का भेद है, तो ध्यान में रखिएगा। फिलहाल प्रश्न संख्या 12 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 है कि निम्न में वृत्ताकार स्वर है। अब वृत्ताकार स्वर कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि आ ई। विकल्प बी ए ऐ। विकल्प सी है उ ओ औ या फिर विकल्प डी री है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 13 का जवाब आपको देना है कि इनमें कौन वृत्ताकार है। और अगर आप वृत्ताकार को पकड़ लेंगे तो जो बच जाएंगे वो आवृत्ताकार हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर बात करते हैं ना तो बिल्कुल विकल्प कौन सा, विकल्प सी उ ओ आओ, है ना। देखिए उच्चारण करिए ओ, है ना, छोटा ओ बड़ा ओ आओ। देखो गोला बन जा रहा है, वृत्त बन जा रहा है ना। तो निश्चित रूप से ये 4 क्या हैं, वृत्ताकार हैं और बाकी जो जितने बच गए वो सब आवृत्ताकार हैं। अब कैसे दिमाग में रखेंगे, एक ट्रिक बनाइएगा। उ ओ का है गोला है, उ ओ गोला है, बाकी सब बिना गोला के हैं। तो ध्यान में रखिएगा जिसमें ये हो और ये हो, यही वाले हैं, है ना। ये वृत्ताकार है, बाकी सब आवृत्ताकार हैं, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 13 के विकल्प सी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 14 है कि जिह्वा की स्थिति के आधार पर सही विकल्प नहीं है, यानी कि जिह्वा की स्थिति अगर देखेंगे तो उसके आधार पर सही वर्ड विकल्प नहीं है। विकल्प कह रहे अग्र स्वर में ई ए ऐ है। विकल्प बी मध्य स्वर में आ है। विकल्प सी कह रहे पश्च स्वर में ओ औ है। तो बिल्कुल सोचिए, समझिए, विचार कीजिए। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि मध्य स्वर में आ ये है। तो कह रहे कौन विकल्प सही नहीं है, उसका जवाब आपको देना है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, खासतौर से अग्रसर को लेकर के या फिर पश्चर को लेकर। ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया कि विकल्प डी को लाग किया जाए, मध्य स्वर में ये नहीं आते हैं, है ना। तो बिल्कुल बात करें अगर जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र में कौन होता है, ई ए, है ना। कभी कभी कोई शरारत होती, कोई बदमाशी होती है तो घर के मुखिया आपसे पूछते हैं कौन रहा, किसने बदमाशी किया, तो आप कहते हैं ई रहन और ये रहन। आगे कौन रहा, ई रहन और ए रहन, तो यह 2 लोग आगे रहन, ई दोनों ई और ए आए, इधर में रखिए अग्र हैं। आ उदासीन है, आ छोटा है तो उदासीन है, जो छोटा बच्चा उदासीन रहता है कुछ नहीं करता है। बाकी जितने बच गए वो पश्च हो गए, ओ औ, यही पश्च वाले हैं जो वृत्त वाले, ध्यान में रखिएगा। और यही वृत्ताकार हैं, यही पश्च वाले हैं, तो ध्यान में रखिएगा।
और बिल्कुल ऐसे क्लू की सहायता से आप इसे याद करने का प्रयास करिएगा। और मित्रों, जब भी हिंदी व्याकरण को पढ़ें, हिंदी साहित्य को पढ़ें, तो प्रेशर ना लें, प्रेशर नहीं लेना है, आपको बिल्कुल हल्के में पढ़ते हुए चलना है, ट्रिक की सहायता से याद करते हुए चलना है, बार बार अभ्यास करना है। और आप सबकी तैयारी उस लेवल की है ना। लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो कि नए हैं, तो उनके लिए 0 लेवल से हिंदी व्याकरण की जो क्लास है लगाई जा रही है, लगातार चलेगी। बिल्कुल आप लोग इसी तरह से अपने जो प्रेम है ऐसा बनाए रखिए चैनल पर, ठीक है ना। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 14 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 है कि निम्न में से किस विकल्प में अनुनासिक स्वर नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि आ में आ है, विकल्प बी ओ है, सी में ए है, या फिर विकल्प डी आ में। तो कह रहे हैं किसमें अनुनासिक स्वर नहीं है। अगर बात करते हैं हम लोग ना उच्चारण स्थान के आधार पर, तो अनुनासिक और निरनुनासिक 2 प्रकार का स्वर आपने देखा है। तो जितने भी स्वर हैं अगर उनके ऊपर चंद्रकाल की बिंदी लग जाती है तो अनुनासिक हो जाता है। और आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना, क्योंकि इसमें चंद्रकाल की बिंदी नहीं लगी है, तो ये निरनुनासिक है। जितने स्वर हैं अगर स्वर में अनुनासिक की बिंदी लग जाए, है ना, चंद्रकाल की बिंदु लग जाए तो अनुनासिक हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, और नहीं तो निरनुनासिक है। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 15 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 है कि मुखाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, यानी कि मुख की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। विकल्प ये कह रहे हैं कि विवृत, समृद्ध, अर्धविवृत और अर्धसमृद्ध। विकल्प बी कह रहे हैं कि अग्रपश्च मध्य। विकल्प सी कह रहे हैं वृत्ताकार अवृत्ताकार। विकल्प डी कह रहे हैं ह्रस्व दीर्घ पुलुत। तो प्रश्न संख्या 16 का जवाब आप दीजिए, है ना, कि मुखाकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर पूछा जा रहा है, ध्यान में रखिएगा, मुख की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए। बिल्कुल आप सबका सही जवाब आ गया कि सिर्फ विकल्प को लॉक किया जाए। मुख की आकृति के आधार पर जो मुख होता है ना, विवृत, समृद्ध, अर्धवृत्त, अर्धसमृद्ध, ध्यान में रखिएगा, है ना। कुछ लोग वृत्ताकार अवृत्ताकार कर रहे हैं, तो वृत्ताकार अवृत्ताकार मुख नहीं, ओठ है, ध्यान में रखिएगा, ओठ के आधार पर, ठीक है ना। ह्रस्व दीर्घ प्लुत की बात अगर हम लोग करते हैं तो उच्चारण के स्थान पर है। अग्रपश की बात करते हैं तो जीभ या जिह्वा के आधार पर है। तो कहने का से सबको रट्टा लगाना है ना, रट्टा लगाइए। विवृत, समृद्ध, अर्धविवृत और अर्धसमृद्ध किसका, तो बोले मुख के आधार पर। अग्रपश बिल्कुल मध्य, जीभ के आधार पर, जीवा के आधार पर, है ना। वृत्ताकार अवृत्ताकार तो ओठ होता है, तो ओठ के आधार पर। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत की बात करते हैं तो उच्चारण, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे कंठस्थ कर लीजिएगा। मुखाकृति के आधार पर पूछा गया है तो विकल्प ए को आप बिल्कुल चयनित करिए, ठीक है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। और नहीं है तो आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, धीरे धीरे आपको इसका असर भी देखने को मिलेगा। 1 महीने के अंदर आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप लोग खुद महसूस करेंगे कि बिल्कुल अब इसके आगे कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 17 है कि हरदेव बाहरी के अनुसार स्वर का वर्गीकरण है ना। बात करें हरदेव बाहरी जी के अनुसार स्वर का वर्गीकरण है। विकल्प कह रहे कोमल तालब की बात करते हैं तो आ को कहते हैं। विकल्प बी कोमल तालब की यानी कठोर कोमल, और विकल्प बी काठोर तालब ई है। विकल्प सी कह रहे ओठ को ओ और कंठ को ए औ कहते हैं, और कंठ तालु को ओ औ कहते हैं, या फिर विकल्प डी उपयुक्त है सभी, है ना। प्रश्न संख्या 17 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, सोचिए समझिए और इसके बाद उत्तर दीजिए। तो बिल्कुल आपको सोचना समझना नहीं है, बिल्कुल विकल्प डी देखा आपने और उत्तर फौरन शुरू, ठीक है ना, क्योंकि अभी कल ही बता रहे थे आप लोग कि सरकारी उत्तर है, तो बिल्कुल सरकारी उत्तर है ना। विकल्प डी इज राइट आंसर। देखिए, बात करें कोमल तालु, देखिए जो बाहरी व्यक्ति है ना, तो बाहरी व्यक्ति, ट्रिक बनाइएगा, बाहरी व्यक्ति, बाहरी को हम हरदेव बाहरी जी को हम बाहरी कह रहे हैं, तो बाहरी व्यक्ति क्या करता है, कोमल कठोर, कोमल कठोर, ओठ, कंठ और तालु, ध्यान में रखिएगा। जो बाहरी व्यक्ति है वो कहता है कि स्वर भैया कोमल है, कठोर है, फिर ओठ है, फिर कंठ है, फिर तालु है ना। तो इसको क्रम बनाइए, कोमल कठोर ओठ कंठ तालु, कोमल कठोर ओठ कंठ तालु, कोमल कठोर ओठ कंठ तालु, है ना। इसी रूप में ध्यान में रखिएगा और 2-2 वर्णों को डालते चलिए, है ना। कोमल में दोनों आ, कठोर में दोनों ई, ओठ में दोनों ऊ, कंठ में ए है और कंठ तालु में ओ आओ, है ना। और देखो कंठ तालु, कंठ तालु, ध्यान में रखिएगा ये, है ना। तो निश्चित रूप से आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे। कभी कभी पूछ लेता है निम्नलिखित में से कोमल तालब कौन है, कठोर तालब कौन है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो कोमल कौन है, बाहरी लोग कहते हैं, बाहरी लोग कहते हैं कोमल। कोमल शुरुआत करिएगा आ और कठोर ए,
है ना। बिल्कुल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी पूछ लेता है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने के बाद भी ये आसान सा प्रश्न, सहज सा प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए फिलहाल प्रश्न संख्या 17 का विकल्प डी को आप लोग बिल्कुल हमेशा के लिए लॉक कर लीजिए। प्रश्न संख्या 18 की पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर के भेद हैं, है ना। विकल्प ये कह रहे हैं कि स्वर के 2 भेद हैं, विकल्प बी 3 भेद हैं, विकल्प सी 4 या फिर विकल्प डी 5 भेद हैं। अब पंडित कामता प्रसाद गुरु जी की बात की जाए, है ना, हिंदी का आप देखा होगा, बहुत सुंदर व्याकरण इन्होंने लिखा है, तो उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। 2 भेद हैं, मूल स्वर और संधि स्वर, है ना। मूल स्वर आ ई उ और री, है ना। इसके बाद जितने भी आद स्वर हैं वो सब क्या हैं, बिल्कुल उसको आप कह सकते हैं कि सर वो सभी क्या हैं, संधि स्वर हैं। और संधि स्वर में भी 2 प्रकार के हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, ठीक है ना, जिसकी चर्चा भी आपने पूर्व किया था और आगे हम लोग करेंगे भी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 है कि निम्न में संगत विकल्प कौन सा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि मूल स्वर की बात करें तो आ ई उ री, ये संगत है। विकल्प बी दीर्घ आ ई उ दीर्घ स्वर है। विकल्प सी कह रहे हैं संयुक्त स्वर आ ए ऐ ओ औ है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी संगत है। तो बिल्कुल सोच समझ कर आपको जवाब देना था और आपने बिना सोचे समझे सरकारी उत्तर दे दिया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। और इस प्रकार के प्रश्नों को शामिल करने का मेरा उद्देश्य था कि बिल्कुल ये जो तथ्य है ना, ये तथ्य आपके दिमाग में छप जाए और आज की इसी क्लास में ही आपको रट जाए, हमेशा के लिए आपका जवाब पक्का हो जाए। बिल्कुल देखिए, मूल स्वर आ ई उ री है, दीर्घ स्वर दीर्घा दीर्घ ई दीर्घु, संयुक्त आ ई मिलके ए होता है और आ ए मिलके ऐ होता है, आ उ मिलके होता, आ और ओ मिलके अ होता है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये संयुक्त स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, ये मूल स्वर है ना। तो आज के बाद यहाँ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और जब मैं बाद में व्याकरण के संपूर्ण प्रश्नावली बनाऊंगा तो निश्चित रूप से उसमें बिल्कुल छकाने वाले प्रश्न रखे जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस पर स्टार लगाइए और प्रश्न संख्या 19 का विकल्प डी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 20 है कि निम्न में सवर्ण स्वर कौन है। विकल्प ये कह रहे हैं कि आ ई और उ। विकल्प बी उ आ ई, विकल्प सी कह रहे हैं आ ई उ, या फिर विकल्प डी दीर्घ ई दीर्घ उ और आ। तो कह रहे कौन है, कौन सवर्ण स्वर है, और आप सबका जवाब भी धीरे से आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। आ ई ई और उ ये सवर्ण स्वर है। सवर्ण मतलब उसी का जो सजाती वर्ण होता है उसी को सवर्ण कहते हैं। जैसे आ तो आ का दीर्घ रूप बड़ा, है ना, ई का दीर्घ रूप, उ का दीर्घ रूप, है ना। ये 3 जोड़ा आप कह सकते हैं कि सवर्ण है, ध्यान में रखिएगा। इसी को सजाती स्वर भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 20 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 है कि निम्न में अयोगवाह शब्द कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अंगाह, विकल्प बी आ ई उ री है, विकल्प सी ए ऐ ओ औ है, या फिर विकल्प डी का ख ग घ है। तो सोच के समझ के विचार करके जवाब आपको देना है प्रश्न संख्या 21 का, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। अंग और आह जो है ना, ये बिल्कुल आयोगवाह है। और बात करें आयोगवाह की, तो आयोगवाह का मतलब है कि ऐसा वर्ण जो ना तो स्वर में हो ना व्यंजन में हो। जब स्वर में भी नहीं है और व्यंजन में भी नहीं है तो इसका आयोग हो गया। अब आयोग, आ माने नहीं योग हो रहा है, मेल हो रहा है स्वर से भी और व्यंजन से। वाह, योग ना होने पर भी जिसको वाह कर लिया जाए, साथ ले लिया जाए, तो ये जो अंग हो रहा है ना, इनका मेल नहीं हो रहा ना तो स्वर से ना से व्यंजन से, फिर भी इसको स्वर ने अपने साथ ले लिया गया, इसलिए इसको आयोगवाह कहते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि आ के साथ ही इसका आयोग होता है, इसलिए इसको आयोगवाह कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें आ में देखेंगे आ और माँ है और आ में देखेंगे आ और हा है, तो इस कारण से भी ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, इसका योग नहीं हो रहा है, इस कारण से आयोगवाह है। तो मैंने आपको तीनों कारण बता दिया। तीनों कारण हैं, अलग अलग लोगों का मानना है, अलग अलग विद्वानों की ऐसी परिभाषा है कि आ के साथ जिसका योग हो उसे आयोग कहते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि योग ना होने पर भी जिसको स्वर ने अपने साथ ले लिया उसे आयोगवाह कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं आ और माँ अम है, आ और हा अह है, तो आ और माँ दोनों स्वर और व्यंजन दोनों हैं, स्वर और व्यंजन है, दोनों का योग है, इस कारण से इसको आयोगवाह कहते हैं। तो फिलहाल आयोगवाह की बात आ जाएगी तो विकल्प ए अंग आ इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 है कि निम्न में अनुस्वार कौन है। विकल्प ए कह रहे कि री है, विकल्प बी अंग है, विकल्प सी आ है, या फिर विकल्प डी आ है। तो सोच समझ कर आपको जवाब देना होगा, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए,
अंग जो होता है ना ये अनुसार है और अह जो है विसर्ग है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल प्रश्न संख्या 22 का जो जवाब था विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 है कि निम्न में संगत विकल्प कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि सभी स्वर जो है महाप्राण होते हैं, विकल्प बी सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, विकल्प सी सभी स्वर घोष होते हैं और विकल्प डी है कि बी और सी दोनों सही है। तो आप सबको जवाब देना है प्रश्न संख्या 23 का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बिल्कुल बेहतरीन है और आप सबका जवाब भी बिल्कुल लाजवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प बी और सी इज राइट आंसर, है ना। बी और सी की बात करते हैं तो आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि सभी स्वर जो होते हैं अल्प प्राण घोष होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण घोष होते हैं, ध्यान में रखिएगा। और इसके पूर्व जो टीजीटी की परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, ये ध्यान में रखिएगा। सभी स्वर अल्प प्राण घोष होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण घोष होते हैं, स्वर अल्प घोष ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 24 कि निम्न में विवृत स्वर कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि आ है दीर्घा, विकल्प बी ए ऐ औ है, या फिर विकल्प सी ई दीर्घ ई ओ है, या फिर विकल्प डी ए और औ है, ए और ओ है। तो सोचिए समझिए विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 24 का जवाब दीजिए कि इनमें विवृत स्वर कौन सा है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, आ दीर्घ आ इज राइट आंसर, है ना। और विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। अब जब खुला हुआ होता है तो उसको कहते हैं आ। जब भी आप आ की उच्चारण करेंगे, आ बोलेंगे तो पूरा मुंह खुल जाता है, तो उसे कहते हैं खुला हुआ, है ना। और इस ट्रिक का प्रयोग जो है डॉक्टर साहब लोग करते हैं। आप कभी छोटे से रहे होंगे तो जो डॉक्टर आपसे कहते भैया मुंह खोलो, तो डर बस हम लोग मुंह नहीं खोलते थे, तो डॉक्टर कहते थे आ बोलो, जैसे आप कहते आ मुंह खुल जाता है ना। तो आज भी हम लोग बच्चों को लेकर जब अस्पताल जाते हैं या हम लोग बच्चे रहते हैं तो डॉक्टर साहब लोग इसका प्रयोग करते हैं, कहते हैं आ बोलो, जैसे आप आ बोलेंगे मुंह खुल जाएगा। तो मुंह खुलेगा मतलब आ जो है विवृत स्वर है, ध्यान में रखिएगा। तो दीर्घ आ विकल्प ए इज राइट आंसर। संख्या 25 है कि निम्न में उच्चारण संगत नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि आ, विकल्प बी ई, विकल्प सी री, या फिर विकल्प डी ऊ। तो देखिए इनमें उच्चारण स्थान पूछा गया था और थोड़ा सा जो यहाँ पर देखा जाए तो कट गया है। अब इसको हम लिख दे रहे हैं। आ की बात करें तो यहाँ पे कंठ कर लीजिए, ई की बात करें तो यहाँ पे तालु कर लीजिए, री की बात करते हैं तो यहाँ पे मूर्धा कर लीजिए, और ऊ की बात करते हैं ना तो यहाँ पे बिल्कुल आप क्या कर लीजिए, कंठ कर लीजिए। आप कंठ कह रहे कौन एक संगत नहीं है, तो बिल्कुल आप सबका जवाब यहाँ पे विकल्प ऊ हो जाएगा, है ना। विकल्प ऊ कहने का मतलब था कि जितने स्वर हैं उन सभी स्वरों का जो उच्चारण स्थान है उसको परिचित कराना मेरा उद्देश्य था, लेकिन जल्दबाजी मुझे लग रहा है ये विकल्प कहीं से जो है छूट गया, तो इसे आप दिमाग में रखिएगा। देखिए बात करें आ तो दोनों कंठ से है, शुरुआत कंठ से है। ए दोनों का उच्चारण स्थान तालु है। री की बात करते हैं तो री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ध्यान में रखिएगा। बात करें ऊ और ऊ तो बिल्कुल ओठ है ना। और इसके बाद ए आता है, तो ए की बात करते हैं तो कंठ तालु है, और ओ आओ की बात करते हैं तो बिल्कुल कंठोष्ठ है। ओ कंठोष्ठ, ओ आओ कंठोष्ठ, ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल आप सब समझ गए होंगे कि आ कंठ, ई तालु, री मूर्धा, ओ ओठ, ध्यान में रखिएगा, है ना। और कंठ तालु ए कंठ तालु, ओ औ कंठ ओष्ठ है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा और इन सभी प्रश्नों को आप इसी तरह से आसानी से याद कर सकते हैं। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले भाग को जानेंगे। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे हिंदी साहित्य का इतिहास के क्लास के लिए आप लोग जुड़िए, और प्रत्येक दिन शाम को 3:40 पर हिंदी व्याकरण की क्लास के लिए इसी तरह से जुड़िए और अपना जो प्रेम है इस परिवार को देते रहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।